गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत को आने वाले दिनों में एक बड़ा काम करना है। उसे अपनी अर्थव्यवस्था फिर से बेहतर बनानी है, जो कोविड महामारी के पहले भी अच्छी तरह काम नहीं कर रही थी। देश में न तो पर्याप्त रोजगार पैदा हो रहे थे और न कामगारों व किसानों की आमदनी बढ़ रही थी। लोगों को भी अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही थीं। बेशक सरकार के हाथ तंग हैं, पर उसे ऐसे रास्ते खोजने होंगे कि सार्वजनिक सेवाओं के लिए पैसों की कमी न होने पाए। पूंजी जुटाने के लिए ही सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पीएसई का निजीकरण किया जा रहा है और ऐसी निजी कंपनियां खोजी जा रही हैं जो इनको अधिक कुशलता से चला सके। पैरा पिछले महीने अमेरिका के प्रतिभूति और विनिमय आवेग एसईसी ने यह कहा कि ईएसजी पर्यावरण, सामाजिक व शासकीय संकेतकों के मुताबिक तमाम सूचीबद्ध कंपनियों को अब अपने सर्वांगीण प्रदर्शन की जानकारी साझा करनी होगी। यानी यह बताना होगा कि पर्यावरण और सामाजिक हालात पर उनके कारोबार का क्या प्रभाव पड़ रहा है। सिर्फ आर्थिक लेखा जोखा, राजस्व वृद्धि, लाभ या शेयरधारक मूल्य से वे अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती। सभी उद्यमों को इस मामले में पारदर्शी होना ही चाहिए कि वे समाज के लिए क्या कर रहे हैं। एसईसी समझ गया है कि कंपनियों के व्यापक सार्वजनिक उद्देश्यों को आधिकारिक जामा पहनाने का वक्त आ गया है। कुल शेयर धारक रिटर्न अब कंपनी की सेहत का अच्छा मापक नहीं है और न ही सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अर्थव्यवस्था का। पैरा अगर इस महामारी ने वैश्विक समस्याएं हल करने वालों को कोई सबक सिखाया है तो वह यह कि लॉकडाउन और वैक्सीन जैसे सख्त उपायों के दुष्प्रभावों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ये समस्या का जितना समाधान नहीं करते, उससे अधिक तंत्र की सेहत बिगाड़ देते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था के लिए वैसी दवा न ढूंढे जिसके दुष्प्रभाव हमें पहले से पता है। पैरा भले ही निजीकरण से सरकार को जरूरी पैसे मिल सकते हैं, पर इसकी रूपरेखा और सीमा को दुरुस्त किए बिना ऐसा करना अर्थव्यवस्था व समाज को कई रूपों में नुकसान पहुंचाएगा। निजीकरण दवा का ऐसा हाई डोज है जिसका इस्तेमाल मार्गरेट थ्रेचर ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए किया था, पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा को इससे बाहर रखा गया था। निजी स्वास्थ्य सेवा जैसी दवा की लत तो अमेरिका को है, जिसकी गड़बड़ियां लंबे समय से जग जाहिर हैं और कोविड महामारी के दौरान यह कहीं अधिक गहरी होती दिखी। पैरा अपने यहाँ कई सार्वजनिक उपक्रमों की सेहत ठीक करनी होगी और निजी उद्यमों की सार्वजनिक जवाबदेही में सुधार लाना होगा। इसके लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाना आवश्यक है। मसलन उद्यम ऐसे होने चाहिए जो अपने तमाम संसाधनों का कुशल पूर्वक इस्तेमाल करें और सार्वजनिक ज़रूरतों के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन भी करें। इसकी रूपरेखा बनाई भी गई है। करीब 10 साल पहले जिम्मेदार उद्यमियों ने भारतीय कंपनी के लिए नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइन स्वैच्छिक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई थी। लगभग उसी समय दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सार्वजनिक उद्यमों के प्रशासनिक कामकाज में सुधार के लिए एग्नोफिकेशन, सरकारी दखलंदाजी से मुक्त अर्ध सरकारी संस्था की सिफारिश की थी। वित्तीय और सामाजिक क्षेत्रों से भी सार्वजनिक उद्यमों की नई
अवधारणाएं उभर रही हैं। ऐसे में हमें सार्वजनिक कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने से पहले इन नई अवधारणाओं पर गौर करना चाहिए। पैरा, सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने वाली पेशेवर कंपनियां तीनों स्तंभों पर टिकी होनी चाहिए। पहला, उद्देश्य में पारदर्शिता। उद्यम चाहे सरकारी हो या निजी, उनका एकमात्र मकसद लाभ कमाना और निवेशकों की संपत्ति को बढ़ाना नहीं हो सकता। लक्ष्य व उसकी रूपरेखा साफ साफ परिभाषित होनी चाहिए और कंपनियों व उनके कर्ता धर्ताओं के प्रदर्शन को परखने का अधिकार जनता को मिलना चाहिए। पैरा दूसरा, कंपनी के प्रबंधकों को इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि लक्ष्य को पाने का वे सर्वोत्तम गुस्ता खोज सकें। इसमें नौकरशाहों का दखल न हो। हाँ, एक स्वतंत्र बोर्ड द्वारा इनकी निगरानी की जा सकती है। पैरा और तीसरा स्तंभ है सामाजिक मूल्यों के मुताबिक उन सीमाओं का निर्धारण करना जिनके भीतर बोर्ड अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सके। आर्थिक फैसलों व मानव संसाधन के प्रावधान के लिए भी व्यापक दिशा निर्देश जरूरी हैं। निजी कंपनियों को अपने आर्थिक फैसले समझदारी से लेने होंगे। हालांकि आर्थिक उदारीकरण के कारण एग्जीक्यूटिव पे कार्यकारी स्तर के अधिकारियों के वेतन भत्ते पर नियंत्रण किया जाता रहा है। इसने पिछले 30 वर्षों में निजी कंपनियों के सीईओ या अन्य शीर्ष अधिकारी व कामगारों की आय की खाई 10 गुना से अधिक बढ़ा दी है। बेशक शीर्ष अधिकारियों के पास ज़्यादा जिम्मेदारी होती है और किसी कंपनी के समय प्रदर्शन में वे कहीं ज़्यादा योगदान दे सकते हैं, मगर वे समझ से परे है कि पिछले 3 दशकों में उन्होंने भला कैसे कंपनी के हित में 10 गुना अधिक मूल्य जोड़ना शुरू किया है। पैरा वित्तीय नियंत्रकों द्वारा संचालित कंपनियां बहुत दिनों तक काम ही नहीं रहती, हालांकि उनसे अल्पकालिक फ़ायदा हो सकता है। इन दिनों देश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें धन व वित्त का प्रबंध आर्थिक सिद्धांतों के मुताबिक होता है। वित्तीय प्रबंधन से कतई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कंपनियों व देशों के प्रबंधकों का यही अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पैरा सभी निजी कंपनियां अपने लाभ के लिए सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करती है, जबकि उनको इसके लिए जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता। जैसे भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों का उल्लेखनीय आर्थिक प्रदर्शन सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों के कारण हुआ था, जहां से उन्हें उच्च गुणवत्ता के संसाधन बहुत कम लागत में मिल गए थे। लिहाजा हमें इन नैतिक सवालों का जवाब ढूंढना ही होगा कि 21वीं सदी के खरे उतरने वाले उद्यमों की रूपरेखा क्या हो। इसके लिए हमारे कथित पूंजी निर्माता यानी कारोबारी धन पैदा करते हैं। इस पूंजी को बनाने में वे किन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और इसका कितना हिस्सा वे समाज को लौटाते हैं और कब और कितना हमारी अर्थव्यवस्था के कैशियर होने के नाते वे अपने पास रखते हैं। पहला, चाहे उदार हो या कंजूस या फिर शिक्षित अथवा काला, अक्षर भैंस बराबर हर इंसान में एक समानता है। वह बेहद स्वार्थी है। अभी कुछ ही दिन बीते हैं कि वह धूप के लिए तरसता था। हर किस्म की दरार, खिड़की, पार्क वगैरह से सूरज के झांकने की उसे तलाश रहती थी। अचानक यह कैसा परिवर्तन आ गया। यूं उगते सूरज से सबकी पटती है, वरना रात ही रात के रहते जीवन का क्या होता। यूं आदमी ने सदियों की विकास यात्रा के विनाश के सारे साधन जुटा लिए हैं। इनमें एटमी से लेकर केमिकल हथियार तक क्या क्या नहीं है, जहां सब में निजी स्वार्थ का
एक है, वहीं राष्ट्रीय स्वार्थ का टकराव, राष्ट्रीय स्तर पर जो निजी कामनाओं से प्रताड़ित है वही विश्व स्तर पर राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं से पूर्णविराम।